अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। एक और अहम टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। ऑलरेडी इस पे बहुत सारी वीडियोस हम बना चुके हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अमेज़ॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको अपने आप को अपडेट रखना है। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे और आप कहेंगे नहीं जो हमने सीख लिया ये काफ़ी है, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। अमेज़ॉन अपनी पॉलिसीज़ चेंज कर रहा है, अपनी इन्वेंट्री स्टॉक की पॉलिसीज़ चेंज कर रहा है और बहुत सारे पैरामीटर्स आ रहे हैं। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दे सकता हूँ कि जैसे हम पहले किया करते थे, GTIN एग्जाम्पशन लेते थे अमेज़ॉन से प्रोडक्ट लिस्ट लगाने के लिए, लेकिन अभी रिसेंटली अमेज़ॉन ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दिया। वो GTIN एग्जाम्पशन ज़रूर देता है, लेकिन किनको देता है? जिनके पास ब्रांड रजिस्ट्री होती है। पहले ब्रांड रजिस्ट्री की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। तो इस तरह छोटी छोटी और बहुत सारी अमेज़ॉन के अंदर चेंजिंग आ चुकी है। इसके लिए आपको अपने आप को अपडेट रखना है। गूगल पे जाएं, आर्टिकल्स पढ़ा करें। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां से आपको अपडेटेड नॉलेज मिलता है अमेज़ॉन का। आप वहां पर गूगल पे सर्च करें अमेज़ॉन अपडेट्स इन 2021, अमेज़ॉन पॉलिसीज़ 2021। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि बैकबोन है अमेज़ॉन PL की भी और अमेज़ॉन VA के लिए भी। ये वो जॉब है जिसके लिए एक वर्चुअल असिस्टेंट को अच्छे खासे पैसे देता है कोई भी उसका क्लाइंट, अगर इस प्रोजेक्ट को वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लेता। तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। बहुत वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं, बहुत सारे और लोग भी इस पे काम कर चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसको अब रिफ़ाइन करेंगे। 2021 के अंदर हमारी क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए, हमने किन कैटेगरीज़ की तरफ जाना है, किन को अवॉइड करना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो चलें वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग करते वक्त 2021 के अंदर आपने कुछ चीज़ें जहन में रखनी है। अब वो दौर नहीं रहा जहाँ पर आप इन्वेंट्री ख़रीदते थे और खुल के फेंक देते थे अमेज़ॉन पे और खुल के खिला करते थे। अब अमेज़ॉन थोड़ा सा अपनी पॉलिसीज़ में टाइट हो गया। मींस कि जिस तरह स्टार्ट में वो आप पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि भाई आप 200 यूनिट से ज़्यादा अपनी प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे नहीं भेज सकते। उसके लिए अब हम क्या करते हैं, हम थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक को हायर करते हैं और सारी इन्वेंट्री भेजते हैं वहाँ पर। उसके बाद 200 करके हम जितनी रिक्वायरमेंट होती है हम अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे भेजते हैं। अब हमने ये चीज़ डिफ़ाइन करनी है कि हमने बेचना क्या है। थोड़ा सा आसान अल्फाज में बताऊंगा ताकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो कि अभी बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं, तो उनके लिए समझना आसान हो जाएगा। कॉपी पेंसिल पकड़ लीजिएगा, चीज़ें नोट करनी शुरू कीजिएगा। सबसे पहले आपको ये देखना है, ऐसी प्रोडक्ट आपने ढूंढनी है जो कि एक लाइट वेट हो, जिसका वज़न आसान अल्फाज में 1 kg के अंदर कम से कम वो 3 प्रोडक्ट्स आ जाएं। और आसान कर दूं तो 500 ग्राम से वज़न उसका कम होना चाहिए। हम लाइट वेट प्रोडक्ट्स में क्यों काम करते हैं? ताकि हम इसको बाय एयर शिप कर सकें। जितनी प्रोडक्ट लाइट होगी बाय एयर शिपमेंट उतनी ही सस्ती हमें पड़ेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं बेचनी, कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं सिलेक्ट करनी जो कि टूटने वाली हो, ब्रेकेबल हो। नुकसान क्या होगा? जब भी क्लाइंट तक वो चीज़ पहुंचेगी और वो टूटी हुई पहुंचेगी तो ज़ाहिरी बात है आपको रिटर्न्स आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद नंबर 3, आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं बेचनी जो कि गेटेड हो। गेटेड से मुराद ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको बेचने के लिए पहले आपको अमेज़ॉन से अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अमेज़ॉन PL स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कोई भी इस तरह की टफ़ प्रोडक्ट्स की तरफ जाएँ जहाँ पर आपको सर्टिफिकेशंस रिक्वायर हों, जहाँ पर आपको और बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर हों। ठीक है, आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट्स में काम नहीं करना जहाँ पे ब्रांड्स डोमिनेट कर रहे हों। मैं जब ब्रांड्स डोमिनेंसी की बात कर रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें बड़े बड़े नाम ही हों। बहुत सारे ऐसे नाम भी हैं जो हमने शायद कभी नहीं सुने, लेकिन सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो डोमिनेट कर रहे होते हैं उस प्रोडक्ट के अंदर जब हम उसका डाटा एनालिसिस करते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बताता हूँ कि डाटा हम कैसे एनालाइज करते हैं, प्रोडक्ट आइडियाज़ कैसे लेते हैं। अभी मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपने प्रोडक्ट हंट करते हुए किन चीज़ों को अपने जहन में रखना है। अभी जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, इट शुड बी लाइट वेट, ब्रिटल नहीं होनी चाहिए। आपने गेटेड प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाना जहाँ पे आपको सर्टिफिकेशंस रिक्वायर है अपनी प्रोडक्ट को अनगेट करवाने के लिए। आपने ऐसी प्रोडक्ट्स में भी काम नहीं करना जहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं। वेरिएशन से मुराद आपने अक्सर देखा होगा, लिस्ट में आपके पास बाइंग ऑप्शन होती है। आप रेड में ख़रीदना चाह रहे हैं, ब्लैक में ख़रीदना चाह रहे हैं, ब्लू में ख़रीदना चाह रहे हैं। इसके अलावा ये वेरिएशन साइज़ बेस भी हो सकती है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। तभी मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आपने कोशिश करनी है कि आप गारमेंट से दूर रहें, क्योंकि यहाँ पर वेरिएशंस जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट दरकार होगी। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी प्राइस रेंज क्या होनी चाहिए प्रोडक्ट ढूंढते हुए। एक बात का ख्याल रखिएगा, प्राइस पे मैं कभी किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। आप $5 वाली भी बेच लें,
लेकिन अगर आप मेरे से मेरी सजेशन मांगेंगे तो मैं आपको कहूँगा कि जो भी आपने बेचना है डैट शुड बी अराउंड $30, $30 के करीब होनी चाहिए 2021 के अंदर। क्यों? जितनी प्रोडक्ट बड़ी होती है उसका प्रॉफिट मार्जिन भी उतना ज़्यादा होता है। जब आप छोटी प्रोडक्ट्स में काम करते हैं ना तो उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन ना होने के बराबर होता है, बहुत माइनर होता है। अगली बात इसी से लिंक है, जो भी आपने प्रोडक्ट ढूंढनी है उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन कम से कम 25% होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आपको पीएल करने का फ़ायदा नहीं है, उस प्रोडक्ट को बेचने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि इस प्रोडक्ट की परचेजिंग कॉस्ट क्या होनी चाहिए, वो सारा हम रेवेन्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। उसके बाद आपने किसी ऐसी प्रोडक्ट में काम नहीं करना जो कि डेंजरस हो, लाइक ऐसी प्रोडक्ट्स जिनमें बैटरीज इन्वॉल्व हों, मैग्नेट्स हों, कोई आग पकड़ने वाले केमिकल्स हों। फॉर एग्जांपल आपने परफ्यूम्स नहीं बेचने, ठीक है, कोई इस तरह की और आइटम्स हैं, बैटरीज जिसमें डलती हों, बैटरीज फटने का ख़तरा होता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, तो अमेज़ोन यहाँ पर आके आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा और आपसे बहुत सारे डाटाज मांगेगा, आपको बहुत तंग करेगा और आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं सिलेक्ट कर लेनी जिसमें एक्सपायरी डेट इन्वॉल्व हो। खुदा ना खास्ता अगर आपकी इन्वेंट्री, आपकी जो आपने एस्टीमेट टाइम किया था उससे ज़्यादा देर अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पड़ी रही तो वो एक्सपायर हो जाएगी। आसान अल्फाज में जब भी आप एक्सपायरी की बात करते हैं तो आपके जहन में एक बात आती होगी कि यार आपने किन चीज़ों में काम नहीं करना, आपने फूड आइटम्स में नहीं काम करना, आपने ग्रोसरीज़ में नहीं जाना, क्योंकि इन आइटम्स की एक एक्सपायरी डेट होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप बिस्किट बेच रहे हैं और वो टाइम पे इन्वेंट्री सर्कुलेट नहीं होती तो बिस्किट की एक एक्सपायरी डेट है और अगर वो एक्सपायर हो जाएगी तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ये कुछ जनरल बातें मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा आपने कोई भी प्रोडक्ट ऐसी कैटेगरी में नहीं करनी जहाँ पर आपको कॉपीराइट और पेटेंट के मसाइल आएँ। आपने अमेज़ॉन जो सीडीज़ की कैटेगरी है, ऑडियोज़ की कैटेगरी है, बुक्स की है, कोई इसी तरह की कैटेगरी, इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी है, इनको अवॉइड करना है। कौन सी कैटेगरीज़ मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आप आर्ट एंड क्राफ्ट में काम करें, आप ऑफिस प्रोडक्ट्स में काम करें, आप होम एंड किचन में काम करें, होम एंड गार्डन में काम करें, और इसके अलावा जो इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं आप उसमें भी काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसी प्रोडक्ट्स जहाँ पर अगेन आपको प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हों उनको अवॉइड करना है। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो होती है कस्टमर सपोर्ट। अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कस्टमर सपोर्ट रिक्वायर है तो वो भी आपके लिए परेशानी का बायस बनेगी और रिटर्न्स ज़्यादा होंगे। कस्टमर सपोर्ट से मुराद क्या है? आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बेचते हैं जिसमें बायर को ज़रूरत है कि वो बार बार आपको तंग करे और आपसे पूछे ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। आसान अल्फाज में अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो कि प्रीफैब है, प्रीफैब से मुराद ये है कि वो बाय पार्ट्स में आती है प्रोडक्ट और जब वो बायर तक पहुंचती है बायर उसको खुद स्क्रू ड्राइवर से जोड़ के एक बड़ी प्रोडक्ट बना लेता है। मिसाल के तौर पे एक टेबल है जो कि फोल्डेबल या कोलैप्सिबल टेबल है, आपने वो टेबल एक बॉक्स के अंदर पैक किया और क्लाइंट को शिप कर दिया। अब क्लाइंट के पास जब पहुंचा, हालांकि उसके अंदर पूरी एक इंस्ट्रक्शन बुक मौजूद होगी कि सबसे पहले आपने इसकी बेस के स्क्रूज टाइट करने हैं, फिर नीचे वाली लेग्स को टाइट करना है, जो भी आपका एक प्रोसीजर है। उसके बावजूद कस्टमर मुतमईन नहीं होगा, वो बार बार आपको क्वेश्चंस करेगा कि भाई ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अल्टीमेटली अगर वो कंफ्यूज होगा तो वो प्रोडक्ट को उठा के रिटर्न कर देगा, वो कहेगा भाई ये मेरी समझ से बाहर है। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट्स में नहीं जाना जहां आपको कस्टमर सपोर्ट की ज़रूरत हो। उसके बाद आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं पिक करनी जो कि ट्रेंडी हो। ट्रेंडी से मुराद उसका एक ट्रेंड आया और उसके बाद उसने गिरना होता। फॉर एग्जांपल अगर हम शुरू की बात करें तो एक फिजेट आया था एंटी डिप्रेसेंट, उसका एक सेल जब गई है तो बिल्कुल ऐसे गई है, उसके बाद जब सेल गिरी है तो बिल्कुल ऐसे। एक ट्रेंड आया था, वक्त गुजर गया। शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट्स के लिए तो चलें ठीक है, आप ट्रेंडी प्रोडक्ट्स को करें, लेकिन जहन में रखें कि ये लॉन्ग टर्म हमारे साथ नहीं चलेगी और उसकी इन्वेंट्री भी आपने उसी के मुताबिक प्लान करनी होती है। उसके बाद आपने फ़ैशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स में काम नहीं करना। फ़ैशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि फ़ैशन वक्त के साथ ख़त्म होता है, तो जब ख़त्म होएगा इट मीन्स कि आपको हर टाइम इस सिचुएशन में रहना है कि आपको नई डेवलपमेंट, नई डिज़ाइनिंग करते रहना है, नई प्रोडक्ट्स डेवलप करवाते रहना है। तो ऐसी प्रोडक्ट्स में हम नहीं जाते। हम ऐसी प्रोडक्ट्स में काम करना पसंद करते हैं कि कम से कम एक प्रोडक्ट हमने हंट कर लिया तो कम से कम 3 साल हमारे साथ चले और हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे। हालात का कोई पता नहीं होता, जैसे बहुत सारे बिजनेसेस बहुत अच्छे चल रहे थे, जैसे कोविड आया एकदम बिल्कुल ब्रेक लगी, और बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस जो बल्कि बिल्कुल एवरेज थे या बिल्कुल कम सेल कर रहे थे, कोविड आया तो उनकी सेल मल्टीप्लाई होगी। तो दोनों तरह की सिचुएशंस होती हैं, तो आपने ये चीज़ें जहन में रखनी है। ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स हो गए जो कि आपको प्रोडक्ट हंट करते हुए जहन में रखने हैं। अब मैं आ जाता हूँ कि आपने इनके डाटा
कैसे कलेक्ट करने हैं। आप जो प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं वो दो तरह से करते हैं, आप मैनुअल तरीके से भी करते हैं और आप टूल्स की मदद से भी करते हैं। टूल्स की मदद से आपको जो टूल्स सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वो मर्चेंट वर्ड है जो सर्च वॉल्यूम बताएगा, हीलियम 10 है, जंगल स्काउट है, और इसके अलावा जो आप एक और टूल यूज़ करते हैं कीपा, जो कि आपको अपने कंपटीटर्स की हिस्ट्री के बारे में, प्राइस हिस्ट्री के बारे में और एक दो स्टैट्स बताता है। तो इन तरीक़ों से आप डाटा इकट्ठा करते हैं। डाटा में हमने क्या चीज़ें देखनी होती है, हमने देखना होता है क्या इस प्रोडक्ट को कोई ढूंढ भी रहा है या नहीं, मीन्स इसका अच्छा सर्च वॉल्यूम है या नहीं। हम ये देखते हैं कि अगर इस प्रोडक्ट को हमने टॉप पेज पे रैंक करना है किसी भी कीवर्ड के अगेंस्ट, तो उस कीवर्ड के अगेंस्ट हमें कितने गिव अवेज देने पड़ेंगे। हीलियम 10 हमें बताता है। हमें ये पता चलता है कि इस प्रोडक्ट की जो एक प्राइस कंसिस्टेंसी है क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, क्या जितने भी बेचने वाले हैं उनकी प्राइस करीब करीब है, या ऐसा है कि एक बंदा $60 की बेच रहा है, एक बंदा $15 की बेच रहा है, एक $25 की बेच रहा है। फिर हम ये देखते हैं क्या इनके डिज़ाइन सिमिलर हैं, क्या ये डिज़ायरेबल प्रोडक्ट है, यानी कि जो हमने कीवर्ड लिखा ये उसके सिमिलर रिजल्ट्स हैं सारे प्रोडक्ट्स के या नहीं। फिर इसके बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पर स्टैट्स होती है, आपने उसका मंथली रेवेन्यू देखना होता है कि क्या ये प्रोडक्ट इतना रेवेन्यू जनरेट कर रही है कि मुझे इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके बेचना चाहिए। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपको टूल्स की मदद से मिलते हैं। हम क्या करते हैं, हम टूल्स की मदद से भी स्टैट्स लेते हैं और इसके अलावा हम मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग भी करते हैं। मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग पे विदाउट टूल्स प्रोडक्ट हंटिंग पे मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके उसको तफसील से देख सकते हैं। तो इन दो मेथड से हम डाटा एनालिसिस करते हैं, डाटा एनालिसिस करके फिर हम प्रोडक्ट फाइनल करते हैं, फिर हम उसको रेवेन्यू कैलकुलेटर में डालते हैं और ये देखते हैं कि अगर इसकी सेलिंग प्राइस ये हो तो अमेज़ॉन हमसे FBA चार्जेस कितने चार्ज कर रहा है, फुलफिलमेंट चार्जेस यानी कि, और सेकंड हमसे रेफरल फ़ी कितनी चार्ज कर रहा है। उसके ये जब फीसेस वो हमें बता देता है, हमें सेलिंग प्राइस पता होती है, तो हमें एक आइडिया आ जाता है कि हमारी बाइंग प्राइस इतनी होनी चाहिए। अगर हमें बाइंग प्राइस का पता चल जाए तो हमारे लिए आसान होता है अपने सप्लायर से बात करना, निगोशिएट करना, और हमारी एक टारगेट प्राइस होती है, इसके अंदर हमने इसको सोर्स करना है। बाज़ अवक़ात ऐसे भी होता है कि आपने इतनी मेहनत कर ली, रेवेन्यू कैलकुलेटर में जाके प्राइस भी निकाल ली कि मुझे इस प्राइस पे इसे परचेज़ करना है, लेकिन जब आप उसे सोर्स करने जाते हैं तो आप उस डिज़ायरेबल प्राइस में सोर्स नहीं कर पाते और आपका प्रॉफिट मार्जिन 10% या 12% मिल रहा होता है। तो इस मौके पे आके फिर हमें फ़ैसला करना है कि हमें इस प्रोडक्ट को छोड़ना है या करना है। ये अगेन फ़ैसला आपने ख़ुद करना है। रिकमेंडेशन जो है एक पैरामीटर, जो बेसिक पैरामीटर है वो मैंने आपको बता दिया है। इस पैरामीटर में अपनी प्रोडक्ट को डालें, इन चीज़ों को जहन में रखें, इंशाल्लाह आप एक कामयाब प्रोडक्ट हंट करने में कामयाब हो जाएंगे अपने क्लाइंट के लिए, या अगर आप अपना PL करें तो अपने लिए भी। कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताएं, और अगर आप हमसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं कि अमेज़ॉन PL के लिए कैसे प्रोडक्ट हंटिंग की जाती है, हमारा पूरा 1 महीने का कोर्स है जिसमें हम मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग, टूल्स की मदद से प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, इसके अलावा PPC कैंपेन्स कैसे चलानी है, SFB क्या होता है, सोर्सिंग कहाँ से करनी है, रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करना है, और सेलर सेंट्रल का एक पूरा ओवरव्यू सारा कैसे आपने अपने अकाउंट को हैंडल करना है वो सिखाया जाता है उस 1 महीने की ट्रेनिंग के अंदर। नीचे मेरे मैनेजर का नंबर है, अगर आप अपनी सीट रिज़र्व करना चाहते हैं या मज़ीद मालूमात चाहते हैं हमारे कोर्स से रिलेटेड तो मैनेजर को कॉल करें। अगर आपको वो कॉल पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, क्योंकि पूरी दुनिया से हमें कॉल्स रिसीव हो रही होती हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जाकर भी इनबॉक्स में जाके अपनी क्यूरी लिख सकते हैं। लिंक मैं दे देता हूँ अपने फेसबुक पेज का। और फिर भी कोई क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में आके पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।